हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज हम लोग अपना बायो का चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग ने यहाँ तक पढ़ा था बच्चों, प्रजातिकरण से हम लोगों को पढ़ना था, यानी प्रजातिकरण, स्पेसिफिकेशन। देखिए, अनुकूलन और प्रजातिकरण यानी कि एडॉप्टेशन एंड एक्सपेक्टेशंस। अब यहाँ पर देखिए, अनुकूलन और प्रजातिकरण, ये दो वर्ड्स हैं। यानी अनुकूलन, अनुकूलन को इंग्लिश में बच्चों क्या बोल रहे हैं? एडॉप्टेशन, यानी एडॉप्ट करना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम वातावरण में अपने को या उस माहौल के हिसाब से जब हम अपने को एडॉप्ट करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? अनुकूलन। चाहे खाने के लिए हम अपने को अडॉप्ट करें, चाहे हम वहाँ रहने आवास के योग अपने को अडॉप्ट करें, तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या कहलाती है बच्चों? अनुकूलन। अब आप ये जो लाइफ है, अगर इस लाइफ के अगेंस्ट आप काम करेंगे बच्चों, तो वो फिर अनुकूलन में नहीं है। यानी आप जो लाइफ है, जो माहौल है, उस हिसाब से आप काम करें, वही हमारा क्या कहलाता है बच्चों? अनुकूलन। देखिए, जैसा कि हमने पढ़ा है कि फिंच पक्षी की विविधता खास संसाधनों के अनुसार नजर आई। खास संसाधन में फिंच पक्षी की चोंच की बनावट में काफ़ी डिफरेंस हुआ था ना, ये हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा है। और उस समय के अनुसार अलग अलग टापू उनका आवास बन गया, और उनका आवास अलग अलग टापू बन गया था ताकि जहाँ पर उनको फूड और शेल्टर मिलने लगा, वो इस हिसाब से अपने बॉडी स्ट्रक्चर भी उनका उसमें ढलने लगा और वो उस आवास में रहने योग्य भी हो गई। इस तरह समय के साथ किसी जाति जीव का अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को हम अनुकूलन कहते हैं। देखिए, जब समय के साथ कोई भी जीव अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है बच्चों? अनुकूलन, यानी एडॉप्टेशन कहलाती है। अपने आवास में अनुकूलित जीव की आबादी समय के साथ बढ़ती रहती है। अपने आवास में बच्चों जो अनुकूलित जीव हैं, जो जीव आवास में रहने योग्य हो जाते हैं, उनके साथ क्या होता है? वो आबादी बढ़ती जाती है। अब यहाँ पर देखिएगा, दो क्वेश्चंस दिए हैं। पहला है, क्या डायनासोर अपने आवास में अनुकूलित नहीं रह पाए जिससे वे विलुप्त हो गए? अब जो डायनासोर थे बच्चों, क्या ये मतलब एडॉप्ट नहीं कर पाए उस माहौल को, या इनके खाने के लिए फूड की कमी होने लगी, तो क्या इसीलिए ये विलुप्त हो गए? अब भाई, ये गर्म जलवायु के प्राणी थे, धीमे धीमे क्या हुआ? जलवायु भी ठंडी होने लगी, तो क्या ये उस हिसाब से वहाँ पे जलवायु के अनुसार नहीं रह पाए? क्या इनको फूड की कमी होने लगी? तो इसका मतलब है कि जो डायनासोर थे वो अपने को अनुकूल ही नहीं कर पाए उस माहौल के हिसाब से, और वो क्या हो गए? विलुप्त हो गए। फिर था, सोचकर बताइए कि कुटुमसर गुफा में कानी मछली की प्रजाति कैसे अपने ही वंश की प्रजातियों से अलग हो गई और अपने आवास में अनुकूलित हो गई। अभी आपने पिछले चैप्टर में पीछे पढ़ा था बच्चों की जो फिंच प्रजाति थी बच्चों, उनके चोंच में बहुत विविधता आई थी। उनकी चोंच में बहुत बनावट में फ़र्क क्यों आया था? क्योंकि उनके आवास के अनुसार वे अपने को ढालने के लिए, जिस आवास में उनको खास संसाधन मिला, उसमें वो फूड उस तरीके से वो फूड को खाने की कोशिश करे। जैसे बीज खाने वाले, कीड़े खाने वाले, कठोर बीज का आवरण खाने वाले, या नरम फल खाने वाले, इस तरह से फिंच की चोंच भी परिवर्तित हुई। तो कानी मछली जो थी बच्चों, वो अपने प्रजाति से अलग है क्योंकि वो अंधेरे में रहने योग्य होने लगी, और वहीं पर ये अपने आवास को वहीं पर ये फूड इसको मिलने लगा, और धीमे धीमे ये अंधेरे में रहने से क्या हुआ कि ये वहीं का एडॉप्टेशन, वहीं का माहौल को ये उसी में पनपने लगे, उसी में इनकी प्रजाति भी पनपने लगी। धीमे धीमे ये क्या हुआ कि अन्य प्रजातियों से, अपने मछली ही अन्य प्रजातियों से भिन्न हो गई। यानी कि लैंगिक प्रजनन जो था वो उन जो मेन जो मछली समुदाय था उससे नहीं करी, वे अलग हो गई, और क्या हुआ कि ये एक अलग प्रजाति के रूप में विकसित हुई। तो यानी कि वो आवास में क्या हो गई थी? यहाँ पर देखिएगा, कुटुमसुर गुफा में कानी मछली की प्रजाति कैसे ही अपने वंश, यानी अपने ही वंश की प्रजातियों से ये अलग हो गई, उन्हीं के साथ लैंगिक प्रजनन नहीं कर पाई, और उन्हीं के साथ ये क्या अपने ये अंधेरे में रहने लगी। तो धीमे धीमे ये क्या होता है? इससे ही ये अलग हो गई। हमने पढ़ा कि दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप के फिंच की एक प्रजाति के गलापागोस के द्वीपों पर विविध प्रकार के प्रजाति के फिंच बने।
ये हम लोगों ने पिछले पढ़ा था बच्चों की गलापागोस के द्वीप समूह पर विविध प्रकार के प्रजाति के फिंच बने जो अलग अलग आवास में पनप रहे थे, यानी अलग अलग आवास में पनपने लगे। ये इतने विविध हो गए कि एक ही द्वीप के फिंच अलग द्वीप के फिंच के साथ लैंगिक प्रजनन करने में असमर्थ हो गए। वही मेन है कि मतलब ये इतने, जैसे कि जो कानी मछली थी ये भी कुटुम्बसर गुफा में जो पाई जाती है, ये अपने ही वंश की मछली से इतनी डिफर हो गई, इतनी अलग हो गई कि ये जो उनके साथ लैंगिक प्रजनन भी नहीं कर पाई, उनसे लैंगिक प्रजनन करने में असमर्थ हो गई। इस प्रकार जीवों में विविधता अलग अलग प्रजातियों के बनने को प्रजातिकरण कहा गया। यानी कि इस प्रकार जो जीवों में विविधता पाई गई बच्चों, डिफरेंस पाया गया, वो अलग अलग प्रजाति बनी और अलग अलग प्रजाति बनने को ही क्या बोला गया, प्रजातिकरण कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है प्रजातियां आखिर क्या हैं। डार्विन ने समय से ही प्रजाति जीव के उस समूह को कहा जाता है जो आवास में लैंगिक प्रजनन कर सकें। यानी डार्विन ने समय से ही प्रजाति जीव उस समूह को कहा जो आवास में लैंगिक प्रजनन कर सकें। प्रजाति की इस परिभाषा को जैविक प्रजाति माना गया। क्या माना गया इसको? जैविक प्रजाति माना गया। पर डार्विन इस परिभाषा को लेकर चिंतित रहे क्योंकि उन्हें कई ऐसे उदाहरण कछुआ, छिपकली आदि की प्रजाति में मिले जहां प्रजातियों में लैंगिक प्रजनन होने के बावजूद इतनी भिन्नता थी। अभी तक तो ये डार्विन का मानना था कि जो लैंगिक प्रजनन कर सके, जो लैंगिक, उसी को जैविक प्रजाति माना। अपने समूह में जो लैंगिक प्रजनन कर सके उसी को क्या माना, जैविक प्रजाति। लेकिन उनकी डार्विन की ये परिभाषा को लेकर वो काफ़ी चिंता में आया। उन्होंने देखा कि जो कछुआ है, छिपकली आदि की प्रजाति जो मिले, उन प्रजातियों में लैंगिक प्रजनन होने के बावजूद भी बहुत सी भिन्नता मिली, कि उन्हें एक नई प्रजाति मानना बेहतर होता। जैविक प्रजाति की परिभाषा तो वर्गीकरण को व्यवस्थित करने में मददगार सिद्ध हुई, पर यहाँ ऐसे जीव की प्रजाति के बारे में कुछ भी सिद्ध नहीं कर पाए जिनकी पीढ़ी लैंगिक प्रजनन से नहीं बल्कि अलैंगिक प्रजनन से बढ़ी। अब प्रजनन दो प्रकार का होता है, इसको हम लोगों ने पढ़ा था, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन की परिभाषा तो ये सिद्ध कर पाए, लेकिन अलैंगिक प्रजनन से प्रजाति कैसे बढ़ी इसके बारे में ये कुछ नहीं सिद्ध कर पाए। जैसे जीवाणु, कुछ पौधे आदि, ये सब में अलैंगिक प्रजनन होता है, जीवाणु, पौधे, उसमें आदि। किसी प्राकृतिक आपदा से या आवास और खास संसाधनों में बदलाव के अक्सर प्रजातिकरण होने की संभावना रहती है। कि जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है बच्चों, जैसे बाढ़, भूकंप, चक्रवात, ये सब प्राकृतिक आपदा है ना, उसके कारण आवास में और खास संसाधन, जो रहने के लिए उनको खास संसाधन चाहिए, उसके बदलाव से अक्सर प्रजाति होने के क्या होती है, प्रजातिकरण होने की संभावना रहती है। विविधता कैसे उत्पन्न होती हैं, विविधताएं कैसे उत्पन्न होती हैं, इससे अलग किस्म या अलग प्रजाति के जीव कैसे बनते होंगे। इस दिशा में भी डार्विन ने कई प्रयोग करते रहे, कुछ तो पौधों के साथ और कुछ जंतुओं के साथ, जैसे मिराबिलस, गुलबांस, विविधताओं के संसाधन के बारे में डार्विन ने ही समसामयिक ग्रेगर जोहन मेंडल के अध्ययनों का उल्लेखनीय योगदान रहा है। उनके बारे में हम आनुवंशिकी अध्याय में पढ़ेंगे। अब इनका जो ग्रेग जॉन का जो आनुवंशिकी है, इसमें भी इनका योगदान रहा है। इसको बच्चों हम चैप्टर आनुवंशिकी में स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं वी लर्न, हमने क्या सीखा। देखिए, जीवों का विकास के सिद्धांत के अनुसार समय के साथ प्रजातियों की आबादी में अंतर आता है। ये सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात होती है कि जब जीवों का विकास सिद्धांत के अनुसार क्या था कि प्रजातियों की आबादी में अंतर आता रहता है। फिर था प्रकृति की नई प्रजातियां पूर्ववर्ती प्रजातियों के प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती हैं। जैव विकास सिद्धांत में ये था जो प्रकृति है वो नई प्रजातियां जो हैं बच्चों, वो पूर्ववर्ती प्रजातियों के प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती हैं। किसी भी सिद्धांत का प्रतिपादन करने से पहले कई प्रकार के प्रमाण और तथ्य जुटाना, उनकी निरंतर जांच करना, उनका गहन अध्ययन करना ज़रूरी है।
मतलब किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले नहीं ये ऐसा है, ये ऐसा हो जाएगा, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, उसके प्रमाण को जुटाएंगे, उसके तथ्य को जुटाएंगे और फिर उसका एक गहरी सोच, गहरा अध्ययन करने के बाद ही हम किसी सिद्धांत पर पहुंच सकते हैं। मनुष्य द्वारा चयनित लक्षणों के अनुसार जीवों में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया क्या है? प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक चयन क्या है बच्चों? देखिए, मनुष्य द्वारा यानी चयनित लक्षण ले ले, उसके अनुसार जीवों में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया प्राकृतिक चयन है। प्रकृति में निरंतर होने वाली चयन की प्रक्रिया जिसमें भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप लक्षणों का चयन होता रहता है, प्राकृतिक चयन कहलाता है। प्राकृतिक चयन जो होता है, कृत्रिम चयन तो मनुष्य द्वारा होता है, लेकिन प्राकृतिक चयन क्या होता है? ये नेचर्स के द्वारा होता है कि प्राकृतिक स्वयं भौगोलिक परिवर्तन के अनुरूप लक्षणों का चयन होता रहता है। किसी जीव के अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को हम अनुकूलन कहते हैं। अपने आवास में अनुकूलित जीव की आबादी समय के साथ क्या रहती है? बढ़ती रहती है। प्रजाति या जीवों का ऐसा समूह जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सके, जैविक प्रजाति माना। जैविक प्रजाति वही है जो प्रजातियों या जीवों का ऐसा समूह जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सके, वो हमारा क्या कहलाता है? जैविक प्रजाति। विविध जीव की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुई है, इसीलिए विकास की प्रक्रिया को एक शाखित पेड़ के रूप में दर्शाया। शाखित पेड़ में आपने देखा था कि एक पेड़ है, उसमें शाखाएं निकली हुई हैं, तो उसको क्यों दर्शाया गया? क्योंकि विविध जो जीव हैं उनकी उत्पत्ति वो एक समान पूर्वज से ही हुई है, इसीलिए उनको एक शाखित पेड़ के द्वारा दर्शाया गया। बच्चों, आपको होमवर्क में यहाँ कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स दिए गए हुए हैं और ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। उन ऑब्जेक्टिव को, फिल इन दी ब्लैंक को फिल करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। ये आपका होमवर्क है। तो बच्चों, हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो हमारा है लेसन 6 यानी अध्याय 6, विद्युत धारा एवं परिपथ। ये हमारा फिजिक्स का चैप्टर है बच्चों। अब हम इसे स्टार्ट करेंगे, विद्युत धारा एवं परिपथ। अब देखिए, विद्युत धारा यानी कि विद्युत, इलेक्ट्रिक, धारा, करंट एवं परिपथ, सर्किट। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं विद्युत को इंग्लिश में बच्चों इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। यानी ये है क्या? अगर कोई आपसे पूछता है विद्युत है क्या, तो आपके दिमाग में क्या आता है? देखिए, विद्युत जो है बच्चों, विद्युत आवेशों की मौजूदगी और बहाव से जुड़े भौतिक परिघटनाओं के समुच्चय को ही हम क्या बोलते हैं? विद्युत कहते हैं। यानी कि जो विद्युत है, इसको आप ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। ये एक तरीके से एनर्जी, आजकल विद्युत के बगैर यानी किसी इलेक्ट्रिसिटी के बगैर देखिए तो सब कुछ अंधकार है। घर में भी हमारे इस इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है, तभी हम अपने जो भी उपकरण है उसको जला पाते हैं या यूज़ कर पाते हैं। तो इलेक्ट्रिक सिटी है क्या? या फिर नेक्स्ट है बच्चों विद्युत धारा एवं परिपथ। इसको मैंने बताया इलेक्ट्रिसिटी है क्या, एक बार फिर मैं बच्चों बता देती हूँ। विद्युत आवेशों की मौजूदगी और बहाव से जुड़े भौतिक परिघटनाओं के समुच्चय को हम क्या बोलते हैं बच्चों? विद्युत कहते हैं। इसे आप देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सिर्फ इसके प्रभाव को आप महसूस कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने स्विच ऑन किया तो बल्ब जला तो आपने कहा नहीं इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ पर विद्युत है, तो इसके प्रभाव को आपने महसूस किया। अब देखिए, पिछली कक्षाओं में आपने कुछ आसान विद्युत परिपथ बनाने सीखे। क्या आप एक तार, एक बल्ब व एक बैटरी द्वारा पूर्ण परिपथ बना सकते हैं? आप इन सभी को कितने प्रकार से जोड़कर दिखा सकते हैं? ध्यान रहे, आपको तार केवल एक ही संयुक्त टुकड़ा को उपयोग में लेना है। इस अध्याय में हम विद्युत की कई अवधारणाओं के बारे में जानेंगे। हम जानते हैं कि विद्युत दो स्वरूपों में पाई जाती है, स्थिर विद्युत और धारा विद्युत। देखिए, विद्युत दो रूपों में है, एक स्थिर विद्युत और एक धारा विद्युत। अब स्थिर विद्युत, धारा विद्युत पढ़ने से पहले बच्चों हम लोग यहाँ पर परिपथ के बारे में पढ़ रहे थे कि क्या चीज़ है। यानी कि एक बल्ब मिल जाए आपको, एक तार मिल जाए और बैटरी द्वारा क्या आप पूर्ण परिपथ बना सकते हैं? और आप इन सभी को कितने प्रकार से जोड़कर दिखा सकते हैं? ध्यान रहे, आपको केवल एक ही संयुक्त तार मिलेगा। अब यहाँ पर नीचे आप में देखिएगा कि इसी बुक में नीचे देखिए आपके यहाँ पर 3 तरीके से एक बल्ब को
तीन तरीके से दिखाया जा रहा है, तीन चीज़ें इसमें यूज़ करके दिखाया जा रहा है। एक में देखिएगा बल्ब जल रहा है, एक में, दो में बल्ब नहीं जल रहा है। तो ये एक तरीके से परिपथ बनाया गया है, यानी कि जिसके रास्ता है ताकि विद्युत की सप्लाई हो और बल्ब जले, विद्युत की सप्लाई हो और बल्ब जले। इसको समझते हैं। देखिए, परिपथ को बनाने के लिए हम लोग क्या लेंगे? हमको परिपथ बनाने के लिए तार की आवश्यकता होती है बच्चों, एक अमीटर की ज़रूरत होती है, साथ में हमको एक बैटरी की ज़रूरत होगी। बैटरी या यहाँ पर जो फेस से कोई भी तार आते हैं, दो तार आते हैं फेस से, एक प्लस और एक माइनस तार आता है। प्लस फेस का तार है, माइनस हमारा अर्थिंग का तार है। इसको देखिए कैसे बनाते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा कि परिपथ को बनाने के लिए दो चीज़ की एक उपकरण की ज़रूरत होती है। उपकरण में अगर आप बल्ब ले लें, उपकरण में क्या ले लें? एक बल्ब ले लें। देखिए बच्चों, तो परिपथ बनाने के लिए हम इसमें देखते हैं, यहाँ पर देखिए एक उपकरण यानी बल्ब लिया गया हुआ है और एक बैटरी ली गई है जिसका प्लस हिस्सा है, और ये हमारे दो टर्मिनल हैं, एक प्लस है और एक हमारा क्या है बच्चों? माइनस है। ठीक है, अब यहाँ से एक प्लस है, ये भी हमारा देखिए इस उपकरण से जुड़ा हुआ है, और माइनस का यानी अर्थिंग वाला भी इसी उपकरण से जुड़ा हुआ है। अब एक परिपथ बनाने के लिए एक बैटरी की हमको ज़रूरत हुई, साथ में एक उपकरण की, एक स्विच की और एक आमीटर की। आमीटर है ताकि हम इससे पता लगा सकें कि कितनी विद्युत धारा इसमें सप्लाई हो रही है। ठीक, अब आप यहाँ पर देखिए क्या, अब इस तरीके से ये हमारा परिपथ तैयार हो गया। जब ये परिपथ तैयार हो गया तो क्या अभी भी बल्ब जलेगा? अभी बल्ब नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने तो स्विच ऑन किया ही नहीं है। अब ये हमारा स्विच ऑन हो गया है। अब इससे क्या होगा? ये जो बल्ब है ये जलेगा, यानी कि जो परिपथ है ये हमारा कंप्लीट है और बल्ब यहाँ पर जलेगा। जब भी हमको ज़रूरत होगी तो हम अपना इस तरीके से बल्ब को यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर हम स्विच ऑफ कर देंगे तो बल्ब हमारा जलना बंद हो जाएगा। तो यानी परिपथ बनाने के लिए हमको तार की, बैटरी की यहाँ पे मैंने लिया। बैटरी के अलावा आपके यहाँ जो ट्रांसफार्मर से जो घर में फेज़ और अर्थिंग के द्वारा जो तार आते हैं बच्चों, उससे भी आप अपना सर्किट यानी परिपथ बनता है घरों में ये। और ये एक अमीटर है जिसकी सहायता से हम पता करते हैं कि कितनी विद्युत धारा यूज़ हो रही है। और एक स्विच की ज़रूरत होती है, और कोई भी उपकरण, मेरा कोई भी, जैसे घर की ट्यूबलाइट है, बल्ब है, फ्रिज है, एसी है, टीवी है, कोई भी तरीके के उपकरण को हम एक परिपथ बनाकर यूज़ कर सकते हैं। जब हमको ज़रूरत होती है तो हम स्विच को क्या करते हैं बच्चों? ऑन करते हैं, तो हमारा जो ये उपकरण है, बल्ब है, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं, और जब हमें ज़रूरत नहीं होती है तो हम स्विच को ऑफ करके उसको बंद कर देते हैं। तो ओके बच्चों, एक परिपथ आपको समझ में, परिपथ मतलब एक रास्ता जिसके द्वारा हम क्या करें, इस विद्युत को, इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाने का एक रास्ता। अब यहाँ पर देखिएगा एक वर्ड्स है विद्युत धारा। धारा मतलब क्या होता है? धारा तो आप सब जानते हैं, यानी धारा का मतलब होता है बहाव, बहना, यानी कि पानी का बहना या हवा का बहना, ये सब क्या हमारी धारा। यहाँ पे करंट बोल रहा है, करंट यानी कि विद्युत धारा। विद्युत यानी इलेक्ट्रिक करंट का बहना क्या है, इसको भी समझेंगे। अभी हमने परिपथ पढ़ा। विद्युत धारा मतलब कि ये एक आवेशों का प्रवाह है। किसका प्रवाह है बच्चों? आवेशों का प्रवाह है, जिसके द्वारा हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। अब यहाँ पर देखिएगा दो वर्ड्स था कि स्थिर विद्युत और धारा विद्युत। तो स्थिर विद्युत जो है वो विद्युत का वो स्वरूप है जिसमें विद्युत आवेश अपने स्थान पर स्थिर हैं। यानी कि विद्युत है, मान लीजिए यहाँ पर दो रूप है, यहाँ पर जो आवेश हैं बच्चों यहाँ पर स्थित हैं, ये हमारा स्थिर विद्युत हुआ। लेकिन जब ये आवेश का ये इस तरीके का प्रवाह होने लगा तो ये विद्युत किस तरीके, इस स्थिर विद्युत तो नहीं होगी, यानी यहाँ पर आवेश गतिमान हो रहे हैं, चल रहे हैं, तब हमारा ये क्या हो जाएगा? तब हमारे ये हो जाएगी यानी कि धारा विद्युत। यानी ये तब ये इस तरीके की विद्युत हमारी क्या कहलाएगी? जिसमें आवेश गतिमान है, ये धारा विद्युत है। और जहाँ पर आवेश हमारे स्थिर है वो हमारी क्या हो जाएगी बच्चों? स्थिर विद्युत हो जाएगी। यानी कि ये हमारी हो जाएगी स्थिर विद्युत, और ये हमारी हो जाएगी इस तरीके से गतिमान को धारा विद्युत। ये दोनों चीज़ें समझ में आई बच्चों आपको? धारा विद्युत और स्थिर विद्युत। अब यहाँ पर देखिएगा कि
परंतु धारा विद्युत में विद्युत आवेश गतिशील है, जिसके कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। स्थिर विद्युत के बारे में हम पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। इस पाठ में हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? धारा विद्युत के बारे में, यानी विद्युत धारा क्या है इसको देखते हैं। देखिए, आइए हम एक क्रियाकलाप की सहायता से विद्युत धारा की अवधारणाओं को समझने का प्रयास करें। यहाँ पर आवश्यक सामग्री दी हुई है: संयोजी तार, लोहे की कील, लकड़ी का छड़ या पेंसिल, या एक विद्युत बल्ब और एक सेल। चित्र स्थिति 1 में देखिएगा, आ के अनुसार विद्युत परपथ बनाए। अभी विद्युत परपथ बनाना हम लोगों ने सीखा भी है बच्चों, उसी के हिसाब से यहाँ पर एक विद्युत परपथ बनाया गया है। इसमें संयोजी तारों की मदद से एक सेल को एक कील से और एक बल्ब के साथ जोड़कर पूर्ण परपथ तैयार किया गया है। यहाँ पर देखिए, एक कील की मदद से, एक बल्ब की मदद से जोड़कर क्या किया गया है? एक पूर्ण परपथ तैयार किया गया है। परपथ पूरा होने पर बल्ब का अवलोकन करें, क्या बल्ब जल उठता है? यहाँ पर देखिएगा, जब हमारा इस तरीके से पूर्ण परपथ पूरा हो जाता है तो क्या बल्ब जल उठेगा? यहाँ पर देखिएगा, बल्ब जल रहा है, यानी कि इसमें बल्ब जल रहा है, यानी कि ये परपथ जो है हमारा वो क्या है बच्चों? कंप्लीट है, पूरा है। अब कील के स्थान पर परपथ में एक पेंसिल जोड़ें। यहाँ पर देखिए, पेंसिल जोड़ दी गई है। चित्र फर्स्ट बा में दिखाया गया है। क्या परपथ पूरा होने पर बल्ब जल उठता है? यदि नहीं तो ऐसा क्या हुआ? यानी ये पेंसिल लगा दी कील की जगह, तो क्या अभी भी बल्ब जलेगा? अब अभी बल्ब नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि जो पेंसिल है ये विद्युत की क्या है बच्चों? कुचालक है, ये विद्युत को सप्लाई नहीं होने देगी। यहाँ पर विद्युत की कुचालक है, इसीलिए क्या होगा? बल्ब यहाँ पर नहीं जलेगा। और परपथ में दो संयोजी तार के बीच चित्र आ में दिखाए अनुसार जगह छोड़ दें। यहाँ पर देखिए, अर्थात परपथ टूटा है। क्या ऐसी स्थिति में भी बल्ब जलेगा बच्चों? तो ऐसी स्थिति में भी बल्ब नहीं जलेगा। जब तक परपथ हमारा पूरा नहीं है, जब तक हम किसी भी उपकरण को जला नहीं सकते हैं। तो फर्स्ट स्थिति में सिर्फ बल्ब जल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर परपथ पूरा है और यहाँ पर विद्युत का कुचालक बीच में एक अवरोध उत्पन्न कर रहा है, ताकि कि परपथ यहाँ पर इस विद्युत की सप्लाई को नहीं होने दे रहा है बच्चों। तो यहाँ पर भी बल्ब नहीं जलेगा। और यहाँ पर तो हमारा परपथ टूट गया है, तो यहाँ पर भी बल्ब जलना इम्पॉसिबल है। तो इस तरीके से हमने देखा कि परपथ पूरा होने पर ही हम किसी उपकरण को जला सकते हैं। इस प्रकार आप सिक्का, कांच की छड़, कागज़, रबर आदि का उपयोग करके प्रयोग को आप दोहरा सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, हम अपने वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। इसको पढ़िएगा, समझिएगा। नेक्स्ट वीडियो के थ्रू बच्चों हम इस चैप्टर की और डिटेलिंग करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।